रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होते क्या है? क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये केस भी आ सकता है जहां पे एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और हत्या के बाद उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए उसे एक तंदूर में डाल देता है। लाश नहीं जलती तो मक्खन ही मक्खन लगाया जाता है उस लाश पे ताकि वो लाश जलने लगे। इतनी बेरहमी से लाश को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आएगा? चलिए जानते हैं। वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता और आज की इस कहानी में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ। क्या चीजें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आएंगी और क्या चीजें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं आएंगी, तो इसके लिए सुननी पड़ेगी एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है कॉलेज से। कॉलेज में दो दोस्त होते हैं। एक दोस्त का नाम है नैना साहनी और उसके दूसरे दोस्त का नाम है मतलूब करीम। ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं। कॉलेज के बाद ये दोनों ही कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। कांग्रेस की यूथ पार्टी ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे नैना मिलती है सुशील कुमार शर्मा से और इन दोनों में हो जाता है प्यार से शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों साथ में रहने लगते हैं। शादी को भी समय हो जाता है और दोनों ही खुशी खुशी रह रहे होते हैं। लेकिन सुशील को हमेशा ही ये लगता रहता है कि नैना अपने दोस्त मतलूब के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। इतना फ्रेंडली उसे शादी के बाद नहीं रहना चाहिए। इसी बात पे दोनों की बार बार झगड़े भी होते रहते थे। तो एक दिन 2 जुलाई 1995 की बात है। सुशील घर आता है। घर आते ही गेट खोलता है तो देखता है नैना किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। वो पूछता है किससे बात कर रही थी। नैना जल्दी से फ़ोन रख देती है और कहती है कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर था, और किचन में चली जाती है। सुशील को शक होता है। वो फ़ोन उठाता है और रीडायल करता है। रीडायल करने के बाद जो आवाज़ उसे आती है वो होती है मतलूब करीम की। क्योंकि ये सभी लोग एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए वो आवाज़ तुरंत पहचान जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। दोनों में बहस होती है, बहस में लड़ाई होती है और सुशील गुस्से में अपनी पिस्टल निकालता है और पिस्टल से 3 गोलियां मारता है। एक गोली छत पे लगती है, दूसरी गोली शोल्डर पे लगती है और तीसरी गोली लगती है सर पे। नैना साहनी की वही मौत हो जाती है। अब जब नैना साहनी की मौत हो गई है, इसके बाद सुशील को होश आता है और उसे समझ में आता है कि अब क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। तो वो अपना घर पूरा साफ करता है। जहां जहां खून के दाग थे उन सारे खून के दाग को साफ करता है और एक पॉलिथीन में लाश को भर के अपनी मारुति कार में रख के निकल पड़ता है इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। अब ठिकाने लगाए कहाँ? ये बात है रात के 8 साढ़े 8 बजे की। इस समय दिल्ली में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो जिस भी रास्ते पे वो जा रहा था उस रास्ते पे उसे ट्रैफिक मिल रहा था। उसने सोचा कि आईटीओ पुल पे जाता हूँ और आईटीओ पुल पे जाके ये जो लाश है ये लाश यमुना नदी में फेंक दूंगा। यमुना नदी में फेंकना ही उसे एक इकलौता ऑप्शन समझ में आ रहा था। तो आईटीओ पुल पे जाता है, लेकिन इस पुल पे भी इतनी भीड़ थी तो बार बार आते जाते उसे लगा कि लोग एक तो उसे पहचानते भी हैं क्योंकि ये यूथ कांग्रेस का दिल्ली का लीडर है, इसलिए लोग पहचानते भी हैं। प्लस इसकी कार पे कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे स्टिकर्स भी लगे हैं, तो लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर ये अब उतर के लाश ठिकाने लगाता है तो ये प्लान तो ये ड्रॉप कर देता है। इसके बाद ये आता है कनॉट प्लेस पे। कनॉट प्लेस के पास एक इसी का रेस्टोरेंट है जिसका नाम है बगिया रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट के अंदर आता है, बहुत घबराया होता है। रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है, जो सुशील का दोस्त भी है, केशव, ये इससे पूछता है कि क्या हुआ। सुशील बहुत घबराते हुए कहता है कि भाई एक काम कर, सारा रेस्टोरेंट बंद कर दे, अब किसी को एंट्री मत दे। अभी भी सोचिए रात के सिर्फ 9 ही बजे हैं। केशव पूछता है अभी तो पीक टाइम है, अभी क्यों बंद करना है? सुशील कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, अब किसी को एंट्री मत दे, बोल दे कि खाना खत्म हो गया है, अब अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। वो बोलता है लेकिन अभी भी बाहर लोग तो हैं ही ना, जो खाना खा रहे हैं उनका क्या करेंगे? वो कहते हैं उनको खाना फिनिश करने दे और उनके जाने के बाद सारी लाइटें बंद कर देना ताकि कोई और रेस्टोरेंट में ना आ सके। केशव कहता है चलो ठीक है। जब सब लोग खाना खा के जा चुके होते हैं तब सुशील कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सारे एम्प्लॉयज़ को घर भेज दो। इनफैक्ट वो जो एम्प्लॉयज़ उस जगह पे रेस्टोरेंट के अंदर ही रहते थे उन लोगों को भी घर भेज दिया जाता है। और अब रेस्टोरेंट में कौन कौन है?
सिर्फ सुशील, केशव और नैना साहनी की लाश। इसके बाद सुशील केशव को हर चीज बताता है कि गुस्से में आके उससे नैना का खून हो गया है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि लाश का करे क्या। दोनों ही ये चीजें सोच रहे होते हैं कि लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए। तभी उनका ध्यान जाता है जलते हुए तंदूर की तरफ। पूरे रेस्टोरेंट की लाइट ऑफ है, सिर्फ एक तंदूर जल रहा है जिससे रोशनी आ रही है। तभी सुशील को आइडिया आता है कि अगर इस लाश को ठिकाने लगाना है तो इसे तंदूर में ही जलाना होगा। तो लाश को ये किसी तरह तंदूर में फेंक देते हैं। तंदूर देखिए छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता कि पूरे के पूरे इंसान का शरीर इसमें आ जाए। तो हाथ पैर मोड़ के किसी तरह लाश को तंदूर के अंदर भरा जाता है। इसके बाद आग लगाई जाती है। तंदूर तो पहले से ही जल रहा था, लेकिन लाश के बाद आग कम हो जाती है, तो यानी लाश जलेगी नहीं। अब क्या किया जाए, क्योंकि लाश तो आज ही जलाना जरूरी है। इसके बाद इस लाश के पास, इस तंदूर के पास एक मक्खन का बड़ा कटोरा दिखता है। सुशील इसमें थोड़ा सा मक्खन डालता है। अचानक आग लग जाती है और आग की लपटें बढ़ने लगती है। सुशील को लगता है कि अगर अभी इस लाश को ठिकाने लगाना है तो जितना मक्खन डालूंगा उतने जल्दी ये लाश ठिकाने लग जाएगी, उतने जल्दी ये लाश जल जाएगी। तो वो मक्खन डालता रहता है। अब जरा सोचिए, पूरे रेस्टोरेंट में अंधेरा है, आग की लपटें छत को भी पार कर रही हैं। तो रेस्टोरेंट के बाहर एक दीवार है, जो दीवार कम से कम 8 साढ़े 8 फीट की है। इस दीवार के भी पार दिख रही है आग। इतनी आग देख के सामने बैठी एक सब्जी वाली, जिसका नाम अनारो देवी है, ये शोर मचाती है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई। वहीं पे पेट्रोलिंग करता हुआ एक कांस्टेबल, जिनका नाम है नजीर गुंजू, ये इसकी आवाज सुन लेते हैं। वो आते हैं और देखते हैं कि हाँ, रेस्टोरेंट में तो आग लग रही है, इतनी भीषण आग लग रही है। वो तुरंत भाग के जाते हैं, गेट खोलते हैं। जैसे ही गेट खुलने की आवाज आती है, केशव बाहर चला जाता है। केशव से वो कहते हैं, भाई ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे इतनी आग क्यों लगी हुई है? वो कहते हैं, अरे कुछ नहीं, हम लोग ना जो हमारी पार्टी के पुराने पोस्टर्स थे, बैनर्स थे, उनको ठिकाने लगा रहे थे, इसलिए वो सारी चीजें हम जला रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर भी कांस्टेबल उनको बोल के जाते हैं, आप फिर भी ध्यान रखो, बहुत ज्यादा आग की लपटें आ रही है, इसको कम करो। वो कहते हैं, हाँ मैं अभी आग बुझा देता हूँ, आप चिंता मत करो। कांस्टेबल वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से एक बार आके चक्कर लगाता है देखने के लिए कि आग बुझी या नहीं। आके देखता है तो उसे पता चलता है कि आग तो अभी भी उतनी जल रही है और इनफैक्ट बहुत ज्यादा ऊंची लपटें आ रही है आग की। इससे डर है कि पेड़ वेड़ ना जल जाए, कोई प्रॉपर्टी में ही आग ना लग जाए। वो एक बार फिर जाता है और इस बार जब वो केशव से मिलता है तो केशव घबरा जाता है। केशव का घबराना कांस्टेबल के लिए क्लू था। वो कहता है, आप जला क्या रहे हो, मुझे देखना है। थोड़ा आगे जाते हैं, तंदूर की तरफ वो जब जाने लगता है, केशव बहुत घबरा जाता है। वहीं पे सुशील भी खड़ा हुआ है। सुशील थोड़ा छुप जाता है। जब कांस्टेबल और पास जाके देखते हैं तो उन्हें दिखती है ह्यूमन इंटेस्टाइन, इंसानी अंतड़ियां। वो पूछते हैं, आप क्या जला रहे हो, आप मुझे बताओ। केशव कहता है, हम मटन जला रहे हैं यहाँ पे, आप चिंता मत करो। वो कहता है, नहीं, ये जो आप जला रहे हो ना, ये मटन नहीं है। थोड़ा और पास जाके देखता है तो उसे फिंगर्स दिखती हैं। वो तुरंत फ़ोन करता है अपने कॉल सेंटर पे। पीसीआर की वैन आती है। इसी बीच में सुशील शर्मा जो है वो चुपके से भाग जाता है। पीसीआर वैन वहाँ आती है, बॉडी को निकाला जाता है। बॉडी में सब सारा पार्ट जल चुका है, पेट फट चुका है जिसकी वजह से सारी अंतड़ियाँ बाहर निकल चुकी हैं। शरीर बियॉन्ड रिकग्नाइजेबल हो चुका है। इस शरीर की पहचान नहीं करी जा सकती। बस ये समझ में आ रहा है कि इस लेडी ने जूड़ा बनाया था, यानी ये कोई महिला की लाश है। किस महिला की लाश है, किसने मारा, ये सब अभी पुलिस को पता नहीं है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम पे भेज देती है। ये पूरा जो सिलसिला है ये रात के 11 या 12 बजे हुआ। अगले दिन हर टीवी चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे, हर पेपर में इसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है। यहाँ पे जो लाश है, जब ये न्यूज़ आती है कि बगिया रेस्टोरेंट में एक लाश को तंदूर में जला के ठिकाने लगाया जा रहा था, तब इस न्यूज़ को मतलूब करीम भी देखता है और उसे अचानक से लगता है कि कल रात को कॉल आया तो था, सुशील का कॉल आया था, उसने कोई बात नहीं करी
और बगिया रेस्टोरेंट तो सुशील का ही है। उसे शक होता है, वो तुरंत जाता है बॉडी आइडेंटिफाई करने। बॉडी बहुत बुरी तरह जली हुई थी, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, लेकिन जाते जाते उसकी निगाह पड़ती है उसकी अंगूठी पे। जो लाश थी उसने एक अंगूठी पहनी हुई थी, उस अंगूठी से आइडेंटिफाई करी जाती है बॉडी। वो बताता है कि ये मेरी दोस्त है नैना साहनी और इसका खून जरूर इसके हस्बैंड सुशील कुमार ने किया है। अब पुलिस ढूंढने लगती है सुशील को, लेकिन अब पता चलता है कि सुशील तो फरार है, उसी रात से फरार है, तो कहाँ ढूंढा जाए। पुलिस को पता चलता है कि सुशील कुमार बैंगलोर पहुंच गया है। बैंगलोर में जाके इसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया है, ये पूरा टकला हो गया है और अब ये पहचान में ही नहीं आ रहा। कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये बैंगलोर कोर्ट जाके एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने वाला है। एंटीसिपेटरी बेल अगर एक बार मिल जाएगी तो फिर इसे नहीं पकड़ा जा सकता। दिल्ली पुलिस बहुत तेजी दिखाती है और इसको एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने से पहले ही अरेस्ट करके आ जाती है। जब अरेस्ट हो जाता है तो सुशील के पास भी ऑप्शन नहीं होता, उसे सब कुछ सच सच बताना होता है। उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ता ही है क्योंकि केशव तो ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका है। अब ये मामला जाता है कोर्ट में। इस मामले पे 2003 में फैसला आता है। सेशन कोर्ट अपना फैसला 2003 में सुनाती है। तो ध्यान रखिए ये जो केस है ये 1995 का है। 1995 से 2003 तक इस केस में ट्रायल चला और फाइनली इसका वर्डिक्ट आया। वर्डिक्ट में कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे ये जो केस है ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इस केस में तो आपको फांसी ही दी जाएगी। फांसी की सजा सुनने के बाद ये अपील करते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी 4 साल तक केस की सुनवाई करते हैं और इसके बाद 2008 में ये कह देते हैं कि यहाँ पे तो फांसी की ही सजा मिलेगी आपको और कुछ नहीं। तो अगेन फांसी की सजा कंफर्म हो जाती है। सुशील कुमार पहुंचते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करता है, सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है वो आता है 2013 में, यानी 18 साल के बाद, जब मौत हुई उसके 18 साल के बाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सजा बदल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यहाँ पे डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती, यहाँ पे सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दिया जा सकता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना देता है। अब रीजन क्या था कि डेथ पेनल्टी से लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो केस है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ही नहीं। इस केस में जो चीजें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के लिए चाहिए होती है वो है ही नहीं। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई षड्यंत्र नहीं किया गया था। ये मर्डर प्री प्लान्ड भी नहीं था कि पहले से सोची समझी साजिश हो और फिर मर्डर एग्जीक्यूट किया गया हो। दूसरी चीज, अगर अक्यूज को बाहर रखा भी, अगर अक्यूज को छोड़ भी दिया जाए तो वो सोसाइटी के लिए कोई खतरनाक बात नहीं है। सोसाइटी के लिए ही इज नॉट अ डेंजर। क्यों? क्योंकि ये जो मैटर हुआ, ये मैटर तो दोनों का पर्सनल मैटर था और गुस्से में आके उसने ये किया। इन अ फिट ऑफ रेज ही किल्ड हिज वाइफ। तो सोसाइटी को भी कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा एक और चीज जो सुशील शर्मा के फेवर में गई वो ये थी कि सुशील शर्मा का इसके पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था ही नहीं। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि इस वजह से ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं आएगा। जिस तरह से बॉडी डिस्पोज ऑफ करी गई, वो डिस्पोजल ऑफ बॉडी जरूर एक इस तरह की चीज है जो शायद इसके पहले कभी नहीं सुनी गई थी एंड 1995 के बाद भी दोबारा इस तरह की कोई चीज सुनी नहीं गई। तो अपने आप में एक अलग तरह की ये एक चीज थी, लेकिन फिर भी ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं था क्योंकि मर्डर तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ही हुआ था। मर्डर तो वैसे ही हुआ था, इसलिए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में नहीं दिया गया। अब थोड़े आगे की बात समझते हैं। केशव जो था उसे 7 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हुआ और आफ्टर 20 years, आफ्टर स्पेंडिंग 20 years इन जेल, सुशील कुमार अप्लाइड फॉर पैरोल। 20 साल में सुशील कुमार जेल में ही रहे, वो तिहाड़ जेल में ही रहे और 20 साल के बीच में उन्हें एक भी बेल या छुट्टी पे उन्हें नहीं छोड़ा गया। तो 20 साल के ड्यूरेशन में आपको छुट्टियां भी अलॉट होती हैं जब भी आप जेल में होते हो। तो इन छुट्टियों को भी अगर मिला लिया जाए तो लगभग 24 साल की सजा सुशील शर्मा ने काटी तिहाड़ जेल के अंदर। इसीलिए उन्हें बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया। इसके बाद इनके काफी इंटरव्यूज आए जहां पे ही रिग्रेटेड, ही सेड कि उसकी एक गलती की वजह से
एक इंसान की जान तो गई ही, साथ में जो इंसान जो उनकी खुद की लाइफ थी वो भी पूरी तरह खराब हो गई। ना कोई करियर बचा, ना कुछ और बचा। खैर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के ऊपर इससे बढ़िया केस आपको नहीं मिलेगा। अगर इस तरह की और कहानियां सुननी है, इस तरह के और कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को भी लाइक करो और मुझे कमेंट से बताओ कि अगली कहानी किस केस की सुनोगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।